सो वेलकम फ्रेंड्स वन अगेन एक बार फिर ग्रेट वुमेन अचीवर्स में आप सबका स्वागत है। आपने देखा कितने इंस्पिरेशनल वुमेन को हम जोड़कर लाए हैं अपने एनजीओ में और सबकी एक ना एक कहानी है। बिकॉज एक लेडी के लिए सक्सेस के लिए मे बी आफ्टर द एज ऑफ जो आज की एज ग्रुप में है 50+, उनके लिए उस ज़माने में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बिकॉज आज तो डिजिटल का ज़माना है एंड गर्ल्स आर वेरी वेरी एडवांस्ड, उनको पूरी की पूरी फ्रीडम भी मिली हुई है। लेकिन उस ज़माने में हम जैसी लेडीज़ को उतना फ्रीडम नहीं होता था, बहुत बंदिशें होती थी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक लेडी ने स्ट्रगल किया है और अपना हर सपना उसने पूरा किया है। औरत पूरी एक कहानी है, औरत की ज़िंदगी पूरी एक कहानी है। ये आप सब देख रहे हैं हमारे ग्रेट अचीवर वुमेन्स के पॉडकास्ट में। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही जेंटल वुमेन है, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जितना भी स्ट्रगल किया है आज वो शेयर करेंगी कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें किस तरह की मुश्किलें क्रॉस करनी पड़ी और कैसे वो आज एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्यूटिशियन है, स्किन थेरेपिस्ट है, एस्थेटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, नंबर ऑफ चीज़ें। सो चलिए मिलाते हैं कृष्ण प्रिया त्रिपाठी से, जो कि उड़ीसा कटक से है। सो कृष्ण प्रिया जी, हाउ आर यू? हाय मैम, पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ। नमस्कार कृष्ण प्रिया, आप एक ब्यूटिशियन है, राइट? आपने कैरियर स्टार्ट किया था ब्यूटिशियन से, आज बहुत आगे निकल गई है। तो आपको उस जमाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, या आप ऐसा बोलिए कि आपको ये प्रोफेशन जो था वो कैसे अट्रैक्ट किया कि मुझे एक ब्यूटी थेरेपिस्ट या ब्यूटिशियन बनना है? मतलब मैम, पहले जमाने में हमारे लिए कोई कैरियर ही नहीं था। हमारी मम्मी पापा पेरेंट्स कभी सोचे नहीं कि बेटी को कभी कुछ कर सकती है। उन्होंने हमें पढ़ाया, बस शादी कराया। 18 इयर्स में मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद 2 बच्चा हो गया। फिर मैं बच्चों की परवरिश के लिए आगे बढ़ गई। एट द एज ऑफ 44 में मैंने सौंदर्य क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया। वेरी ग्रेट, एट द एज ऑफ 44। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कृष्ण प्रिया जी, कि एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, एक्चुअली आज जब मैं ब्यूटिशियन बन गई, अभी मुझे एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है, एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। जब मैं पैदा हुई थी 1965 में, मैं और मेरी एक सिस्टर है, दोनों साथ में पढ़ रहे थे। तभी उसका नाम रखा गया था रीता फारिया। तभी 1965 में रीता फारिया मिस इंडिया थी। तब मैंने पूछा उनका नाम क्यों रीता फारिया क्यों बुला रही है? तो उन्होंने बोला कि 1965 की विनर है रीता फारिया। तो मुझे लग रहा था मैं तो उससे भी सुंदर हूँ, तो मेरा नाम क्यों नहीं रीता फारिया रखा गया? फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतना बात कर नहीं पाती हूँ, ज्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ, इतना स्मार्ट हूँ नहीं, तो शायद इसीलिए ऐसा होगा। ये अपने मन में था। आज मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आज मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हो गई और उसके साथ साथ बहुत सारा चीज मुझे, जो मैंने कभी मेरा ड्रीम था, उससे ज्यादा भी मुझे मिल चुका है। तो अभी मैंने उसके साथ में कनेक्ट कर सकती हूँ कि अगर आप कुछ सोचोगे, अगर आप ड्रीम देखोगे, तभी ये चीज संभव है। तो मैंने ये ड्रीम देखा था बहुत बचपन में। तो आज मुझे बोलने में काफी अच्छा लग रहा है और काफी प्राउड फील हो रहा है कि शायद वो जो बचपन में मैंने ड्रीम देखा था, तभी मैंने इतना सारा ब्यूटी पेजेंट विन किया। अच्छा, तो आप ब्यूटी पेजेंट्स का जो सपना था, ब्यूटी पेजेंट्स मतलब कि स्टेज पर रैंप वॉक करना, ये किस एज पे आपने स्टार्ट किया? वही तो मैं एट द एज ऑफ 44 मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। उसके बाद एट द एज ऑफ 50 में मुझे पहला मौका मिला था एक ब्यूटी पेजेंट में देखने के लिए। तो मैं देखने के लिए गई थी, तो मेरी फ्रेंड थी, मुझे लगा कि 75 लोग थे। मुझे लगा कि चलो 75 के साथ मैं 76 हो जाती हूँ। तो फिर मैं 76 हो के उनके साथ मिल गई। फिर धीरे धीरे मैं जब 22 में आ गई, मुझे लग रहा था वाओ, मैं तो कुछ कर सकती हूँ। और मेरे साथ कंटेस्ट कर रहे थे सब 22, 21, सब 30, 35। तो तभी सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। ये उड़ीसा में पहला ब्यूटी पेजेंट था, तो मैं इतना अच्छा से इंग्लिश बोल नहीं पाती थी। मुझे लग रहा था मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो आ तो गई, 22 में सिलेक्ट
गई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिर जब उन्होंने बोला कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, सब लोग बोले हम लोग एक एक जगह में हम लोग एंटरप्रेन्योर है, हमें कोई मतलब अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई इतना जरूरत नहीं, हमें एडवाइस की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए भी हम एवरीडे इतना सारा क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमें इतना भी कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला कि भाई मुझे बता दो बता दो बता दो। तो फिर मैंने इतना अच्छे से किया, तो मुझे एक बेस्ट हेयर के लिए प्राइज मिला था। मुझे लगा कि मुझे बहुत सारा अचीवमेंट मिल गया, मैं इतना खुश हो गई। फिर जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, काफी मेरे लिए क्लैप हुआ था, मुझे लगा कि कुछ होगा क्या। फिर उसके बाद जब मैं इंट्रोडक्शन राउंड क्वेश्चन आंसर पूरा राउंड खत्म हो गया, बहुत सारा क्लैप मिला था, सबको भी मिला था। जब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप हो गया, मुझे लगा बस हो गया मुझे, लेकिन हेयर के लिए मिल गया था। मैं इतनी खुश थी, इतना खुश थी, सोच रहा था कि कब ये मीटिंग खत्म होगा, मैं जाके घर में सबको दिखा कि भाई 50 में मुझे कुछ मिला। फिर जब उन्होंने अनाउंस किया बताओ कौन जीता है, सब लोग बोले क्रिस क्रिस क्रिस। तभी मुझे एक्चुअली क्या कि हम लोग मेरा नाम है कृष्णप्रिया, तो घर में सबको मेरा नाम पसंद नहीं था, सब लोग मुझे रोजी बुलाते हैं मेरे निक नेम में। तो मैं हाउस वाइफ थी, ऐसा कोई बैंक का अकाउंट नहीं था, कभी कोई कृष्णप्रिया बुलाया नहीं था, सिर्फ रोजी के नाम पे मैं जानती थी। तो जब क्रिस क्रिस बोले, मैं भी भूल गई कि मेरा नाम कृष्णप्रिया है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ थे, इतना कोई जरूरी तो था नहीं, अकाउंट तो कुछ था नहीं, अभी नाम के लिए मुझे कहीं लिखना तो नहीं पड़ता है। तभी मुझे याद है, वाह कृष्णप्रिया फर्स्ट प्राइज, वो मेरा पहला इनिंग था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मिसेस इंडिया आइकॉनिक, मिसेस इंडिया ग्लोबल एंड पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स भी मैं आयवा के साथ की थी। ऐसा बहुत सारा ऐसा करके मुझे 12 अवार्ड मिल चुका है। सो कृष्णप्रिया, आपको बोला आपने कि आपको बेस्ट हेयर का अवार्ड मिला, यानी कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। तो आपके बालों की खूबसूरती का राज क्या है, कैसे मैनेज करती है आप खूबसूरत बाल? ये मैं बोलूँगी पुराना दादी माँ का जो नुस्खा है, वही मम्मी जो हमें सिखाई है, वही चीज हम लोग करते हैं। बस यही है इसका राज। एक क्या बोल सकते हैं, डेली हेयर का केयर लेना। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक बार शैम्पू कर लेते हैं, एक बार कुछ भी कर सकते हैं, बाकी 7 डेज बालों के साथ हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं बालों का अच्छा केयर लेती हूँ, बस यही है। एज अ ब्यूटिशियन आपको क्या लगता है कि जैसे आज की एज में लोगों को बहुत सारा हेयर फॉलिंग होता है ना, बहुत यंग एज में बॉयज बॉल्ड हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या इस तरह के कुछ क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? एक्चुअली आजकल फैशन ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा आजकल ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा करने लगे हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, उसके बाद कलर। लेकिन बालों को भी एक रेस्ट चाहिए, मतलब हर चीज को आप अगर कलर करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटनिंग करेंगे, उसके बाद कुछ भी आप मतलब हेयर के साथ अगर इतना मतलब खेलेंगे तो फिर हेयर फॉल तो होगा ही। तो हेयर फॉल का रीजन बहुत सारा होता है आजकल। पहले हम लोगों को क्या होता है कि हेयर फॉल देके हमें बोलना पड़ता है। आजकल आपका स्काल्प टेस्टर भी आ चुका है, तो हम स्काल्प को टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एक डैंड्रफ प्रॉब्लम भी है, उसी में भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। एक खान पान की प्रॉब्लम है, उसी में भी आपका जो हेयर फॉल हो सकता है। एक हेरिडिटरी है, वो भी हेयर फॉल हो सकती है। उसके साथ साथ आप ज्यादा जो आजकल मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ ऐसा बहुत सारा रीजन है हेयर फॉल होने के। इस जिंदगी में एक लेडी को जब समाज में वो बिजनेस करने उतरती है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। कई बार फैमिली इश्यूज होते हैं, कई बार कंपटीशंस होती हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ कभी फेस किया है? जी मैम, मैंने जैसे बोला कि एट द एज 43 में मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। तो जब मैं तो 25 इयर्स बाहर ही थी। जब मैंने डिसीजन लिया उड़ीसा आके मैं अपना सैलून खोलूंगी, जब मैंने डिसीजन लिया, जैसे तो पहले मैं आई थी, सब कुछ बात करके चली गई थी, सब लोगों ने हाँ बोला था। जैसे मैंने पार्लर ओपन करने के लिए मैं उड़ीसा आके पहुंची, पहले मेरे ससुराल से पहला ऑब्जेक्शन था कि मेरे ससुर चीफ इंजीनियर है और मेरे नंदे डीजी है, बहुत सारा काफी पोस्ट में ऊंचे। तो उन लोग बोलते कि चीफ इंजीनियर की बहू हो कि तुम क्या पार्लर खोलोगे, किसी का बाल काटोगे? फिर मेरे नंदे बोले मेरी क्या इज्जत रह जाएगा, मैं डीजी हूँ। तो फिर मेरे ननद ने बोली, तो फिर मैं सबको क्या बोलूंगी। तो पहले मैंने उनको एक चीज बोला था कि मैं इतनी बार उड़ीसा आ चुकी हूँ, आप जानते हो कि मैं पार्लर खोल रही हूँ, आप अगर मुझे एक बार बता देते कि नहीं हमारे घर की बहू है, ये नहीं करना है, तो फिर मैं अगर उसके बाद अगर नहीं मानती तो अलग बात थी। तो लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता, फिर मैंने पार्लर ज्वाइन
मतलब मेरे लिए पार्लर बना दिया। मैंने पार्लर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बाहर थे तो मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफर ली थी उड़ीसा। फिर उनको उड़ीसा का बहुत दूर से एक जगह में मिली थी। फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए नागपुर, मैं अकेली रह गई। ससुराल में मैं रह नहीं पाई क्योंकि मुझे वहां पर जगह नहीं मिला। फिर मैं अपने सिस्टर के यहाँ रही क्योंकि मैं और मेरे सिस्टर दोनों पार्टनरशिप में पहले सैलून खोले थे। तो 4 साल थी, तो वो 4 साल मेरे जीवन में जो स्ट्रगल था मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी। स्टार्टिंग इसमें तो कभी स्ट्रगल था नहीं, मैं अपनी राजा की रानी के रूप में थी। और जब ये 4 इयर्स मेरे लिए काफी स्ट्रगल था, उसके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ, इतने सारे कुछ हुआ मैं बता नहीं सकती सबके सामने। काफी स्ट्रगल था, मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। क्योंकि मैं जब बाहर थी बॉम्बे में, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल के आई थी कि मैं बढ़िया सा सैलून खोल रही हूँ, मेरा ऐसा हो गया ऐसा। फिर मैं बॉम्बे जा नहीं सकती थी, मुझे इधर ही रहना था, तो काफी मुश्किलें आ रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे काम पे अपने खुद को बिजी किया, धीरे धीरे काम के अंदर घुसी। पहले इतना मैं सीरियस नहीं थी क्योंकि आधा दिन में इधर रहती थी, आधा दिन में बॉम्बे चली जाती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने काम पे दिल लगाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब एट द एज ऑफ 47 में मैंने मेकअप सीखने के लिए पहले मैं पंजाब गई। मैं सर ने बोला कि पहले सेल्फ मेकअप करो। मुझे तो बिना चश्मे में कुछ दिखता नहीं है, मैं सेल्फ मेकअप कैसे करूं। इतना रोना आ रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि 25-26 एज की लड़कियों के साथ बैठ के अपना मेकअप सीखना एट द एज ऑफ 40-50 के एज में खुद से दिखता नहीं है, फिर मेकअप उन्हीं के साथ बैठ के करो। काफी मतलब लग रहा था। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे डिप्रेशन में निकलूंगी तो मुझे काम पे दिल लगाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, खुद को बिजी रखना पड़ेगा। जो लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहूंगी, अगर ऐसा कुछ लाइफ में आया तो आप अपने खुद को इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि मतलब वो सब सोचने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना मिले। अभी मेरे पास 1 सेकंड के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई मुझे बात करने के लिए भी पूछता, मैं 5 मिनट रुक जाओ। पहले मैं तरसती थी मुझसे बात करने के लिए, अब लोग तरसते मुझसे बात। कृष्ण प्रिया, बहुत स्ट्रगल वाली कहानी है, बिकॉज एट सर्टेन एज में फिर भी आपने कर दिखाया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके जो एक डार्क साइड होता है ना, कई बार जैसे घर से आपको सपोर्ट नहीं मिला तो आपको लगा कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन आपने गिव अप नहीं करके आपने फाइट करके आगे आए। तो उस वक्त का जो दर्द था वो क्या कोई था आपका सुनने के लिए, या आप अकेले ही रो करके या प्रेयर करके आपने इस अपने स्ट्रगल से अपने दर्द को बाहर निकाला? नहीं, मेरे पास कोई नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली काफी छोटा फैमिली है। मेरी बेटी बैंगलोर में पढ़ती थी, बेटा भी बाहर पढ़ता था, हस्बैंड भी बाहर थे। मैं खुद का सहारा खुद बनी, खुद का आंसू खुद पी लिए, खुद का खाना खुद थपथपाया, सब कुछ मैंने अकेला किया। मैंने ठान लिया था मुझे कुछ करना है। जो सोच के मैं वहां से आई थी, जो अपने फ्रेंड्स लोगों को बोल के मैं आई थी, मुझे उनको दिखाना है मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने खुद का सहारा खुद कर। आज आपके बच्चे कितना खुश हैं आपसे? सब बड़े हो गए होंगे? ये तो मतलब बोल सकते हैं, जब आप कुछ करना चाहती हो कोई आपको साथ नहीं देता, जब आप मतलब बस सक्सेस हो जाते, सब लोग बोलते हैं मम्मी हम आपके पीछे हैं, आपके पीछे। लेकिन हाँ, ये एक बात है, जब मैं मुंबई से उड़ीसा आई, जब मुझे पार्लर करना था, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन था, बच्चों को बीच मझधार में छोड़ के एक पार्लर के लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, बोले मामा तुम जाओ, हम लोग बड़े हो गए, हम खुद का कर सकते हैं। तभी बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब लोग मिलके बोला तुम जाओ। लेकिन मेरा जो क्या मतलब जो स्ट्रगल था, तो वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बेटी अपनी पढ़ाई की लाइन पे थी, बेटा भी, दोनों बच्चे पढ़ाई में, हस्बैंड को तो अपना नौकरी करना ही पड़ेगा, तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने मतलब काफी सहारा खोजा, ढूंढा, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर मैंने अपना सहारा खुद बनी। हाँ, मेरी सिस्टर ने मुझे सहारा दिया था, अपने घर में जगह दी क्योंकि मेरे लिए पार्लर खुल गया था। तो फिर मैंने उसी के घर में रुकी, तो क्रेडिट तो उसको भी जाता है कि। कृष्ण प्रिया, आपने डिसीजन उड़ीसा में क्यों खोलने का सोचा जब आप मुंबई में रहते थे? क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, मेरी सिस्टर
मतलब उधर आती थी कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्यूटिशियन बनूंगी, मैंने एक ट्रेनिंग लिया था। फिर जब प्रैक्टिस करने के लिए गई तो मेरी सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल में बेड में थी। तभी मैंने छोड़ दिया, फिर हो गया करके छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं करना है। मैंने जब अपने ये बात मैं अपने सिस्टर को बनाई तो मेरी सिस्टर ने उड़ीसा में अपना पार्लर खोला, पार्लर खोल के फिर सीखा। सीखने के बाद उन्होंने बोला कि मैं ना पार्टनरशिप में किसी के साथ हूँ। तो फिर वो लोग आते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो लोग आते हैं वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं भी उन्हीं के साथ जाती हूँ। तो मेरा प्लानिंग था कि मैं नागपुर में खोलूंगी, नागपुर हमारी ट्रांसफर हुई थी। तो वहां पर मेरी जो गुरु थे, उनके नाम पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी थे उनके साथ मेरा नहीं बन पाया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना घर तो उड़ीसा है, तो फिर एट लास्ट अभी तो उड़ीसा आना है। तो एक डेस्टिनी होता है कि आपको कहीं ना कहीं लेके जो ले आना भी। कृष्णप्रिया, स्टोरी तो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आपने सबसे लड़के आज अपना जीवन एक सक्सेसफुल बनाया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे ब्यूटिशियन का जो कैरियर है, क्योंकि पहले ज़माने में वाकई जैसे आपके इन लॉज कहते हैं कि इसको एक रिस्पेक्ट नज़र से नहीं देखा जाता, क्या आज भी ब्यूटिशियंस को एक रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता? मैम, अगर बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको गलत साबित कर चुके हैं। क्योंकि अभी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, आप अगर सोचोगे कि चपरासी से लेके मंत्री तक सबको ब्यूटी की जरूरत है, बिना ब्यूटी की कोई रह नहीं सकता। तो ब्यूटी सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो अभी धीरे धीरे हम लोगों की एसोसिएशन बन चुका है। पहले आप देखो कि मतलब ऑटो वाला से लेके कृषक फार्मर तक सबका एसोसिएशन है, ब्यूटिशियन का कोई एसोसिएशन नहीं था। अभी हम लोग बढ़िया सा एसोसिएशन बना चुके हैं। अभी हमारे अंडर ऑलरेडी 25 डिस्ट्रिक्ट भी है, 25 डिस्ट्रिक्ट है। अभी ऑल उड़ीसा, ऑल इंडिया एसोसिएशन से हमें बुलावा भी आ चुका है और हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। और पहले जमाने में क्या था कि आप ऐसा करो, ऑफिशियल करो, हो गया। लेकिन अभी काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट मशीन के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि पहले जैसे ब्यूटी पार्लर वाली बोल रहे थे ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन अभी हम लोग 100 से 75 में पहुंच गए और 25 लेवल में जाना थोड़ा बाकी है। गुड गुड गुड। कभी ऐसा आपको फील हुआ हो जब कभी आप कहीं किसी का मेकअप करने गए या ब्राइडल करने गए, कहीं ऐसा आपको फील हुआ कि यू आर नॉट ट्रीटेड एज विथ रिस्पेक्ट, ये मेकअप करने वाली है, या ऐसा कुछ आपको फील हुआ क्या? नहीं मैम, आजकल पहले क्या था ना, एक जो चाय बनाता है और जो मेकअप करता है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि जो काम में माहिर है वो अपना कर सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितने सारे ब्यूटिशियन अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो अभी ब्यूटिशियन नहीं बन पाएंगे। वो जमाना गया कि आप कुछ फेशियल कर लिए, कुछ कर लिए, अलग बात है। अभी क्लाइंट नेट से सर्च करके, गूगल से सर्च करके आके आपको पूछता है कि मैम आपके पास ये है, आपके पास लेजर ग्रोथ मशीन है, आपके पास डिफरेंट मशीन भी बोलते हैं, माइक्रोडर्मा से लेके सब कुछ बोलते हैं। तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उनको आंसर दे। तो इतना चीज मतलब जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो भी उनका हिम्मत भी नहीं है कि ऐसा कुछ बोलेंगे कि मतलब हम उनसे कुछ कम है। आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या औरत को आज वो जगह, वो मुकाम हासिल हुआ है जो पहले नहीं था? बिकॉज कहीं जाते हैं तो वुमेन आर टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर कोई गाड़ी वुमेन चला रही है, अरे ये तो औरत चला रही है, या आप कहीं जाते हैं, अरे ये तो औरत है। तो ऐसा क्या लगता है कि अभी विमेन को उस नज़र से, उस डिग्निटी से देखा जाता है? तो मैम अभी वुमेन एम्पावरमेंट इतना सारा हो गया कि वुमेन को इसी नजर से देखा भी नहीं, वुमेन वैसा देखने के लिए भी नहीं देंगे। आप अगर मतलब पार्लियामेंट से लेके अगर फ्लाइट जो पायलट तक देखेंगे, सब में लेडीज है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वुमेन को ऐसे इतना ये नजर से देखा जाएंगे। रूरल एरियाज में अभी भी सुनने को आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस या आजकल ये जो इतने केसेस आ रहे हैं, रेप केसेस, विमेन को जस्ट एक प्रोडक्ट समझा जाता है। तो क्या आपको कैसा फील होता है तब जब एक औरत को सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है? कई जगहों में हमने भी फील किया है कि आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि एक औरत है। तो ऐसा कुछ आपने कहीं सुना हो या कहीं देखा हो? गुस्सा तो आता है, 100%
सभी आता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए हम तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। लेकिन हाँ, हाँ, हम अपने ब्यूटीशियन के लिए भी बोल रहे हैं। हम ब्यूटीशियन के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। पूरा मैं फिलहाल अभी उड़ीसा की बात अगर करूँ, हमारी यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट जितने सारे हम कवर कर चुके हैं। अगर एक को कुछ हुआ, हम लोग एक साथ एसोसिएशन थ्रू से उसके ऊपर हमला भी करते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं और बहुत जल्दी शायद वो 2-3 साल के अंदर ये भी कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ब्यूटीशियन के बारे में बोल रही हूँ। ज्यादा का तो भलाई हम कर ही नहीं पाएंगे। जो फील्ड में हम हैं, अगर इतना भी भला कर दिया तो बहुत हो गया। आपका क्या मैसेज है आज की लड़कियों के लिए? अगर आज की लड़कियां के लिए अगर आप मैसेज बोलूंगी, मैसेज अगर मैं देना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लोग सोचते हैं कि लड़का और लड़की के अंदर जो डिफरेंस है, वो लोग बोलते हैं कि हम समानता चाहिए। मतलब जो ज्यादा पढ़ी लिखी है उनको लग रहा है कि हम सब बराबरी करेंगे लड़के से। ये ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। आज भी लड़की ससुराल जाती है, शादी करके ससुराल जाती है, आज भी घूंघट देती है, आज भी चाय देती है। बराबरी हो सकता है, बराबरी कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज आप बोलो, जो भी चीज आप कहो, विद रिस्पेक्ट अगर बोलोगे और कहोगे, ये चीज ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, बहुत सही बोला। बिकॉज यस, कुछ काम ऐसे हैं जो बॉयज कर सकते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि औरत और आदमी दोनों एक होकर चलते हैं तो ही समाज में भला होता है। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, मैं बड़ा या मैं छोटा नहीं। बिकॉज अगर किसी के अंदर वो एटीट्यूड वाली चीज आती, मैं तो आदमी हूँ या मैं तो औरत हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है? अक्सर मैम लड़कियां आज तक पढ़ी लिखी होगी, उनके एटीट्यूड ज्यादा आ गया, उनको लग रहा है तो लड़के से काफी आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा ही उनको लगता है। अगर दोनों मिलके सब कुछ प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कृष्ण प्रिया जी को, और बिल्कुल सही बात है कि जहाँ एक औरत बोलती है कि मैं कमाने लग गई हूँ, मैं आदमी से बड़ी हो गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक औरत कमाती है और अगर आदमी उसका साथ देता है, तो दोनों मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत एक सुंदर भविष्य बना सकते हैं, और मिलकर दोनों सोसाइटी को भी चेंज कर सकते हैं, और उससे अपने नेशन को भी। तो बड़ा छोटा नहीं, औरत और आदमी दोनों बराबर ही हैं, लेकिन कोई बड़ा छोटा नहीं। जहाँ एटीट्यूड आती है, प्रॉब्लम्स वहीं आते हैं, डिवोर्सेस वहीं आते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको एडजस्टमेंट, बिकॉज जब तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो ही आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। मैं शब्द जो है ये बहुत खतरनाक है। मैं शब्द जिंदगी में होना नहीं चाहिए। बिकॉज हम लोग में भी उस टाइम के हमें जो परवरिश मिली थी, मे बी हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बट येस, उस टाइम पे डिवोर्सेस भी कम होते थे और घर भी बसते थे और बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन और संस्कार भी मिलते थे। तो यही कृष्ण प्रिया भी यही कहना चाहती है, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो पढ़ लिख गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं, तो अपने हस्बैंड्स, अपनी फैमिली को साथ लेकर चले, ना कि मैं करके 1 मिनट में डिवोर्स देके, फैमिली तोड़ के बच्चों की जिंदगी खराब करें। कृष्ण प्रिया, कुछ ऐसा बताइए जो आज आपको खुशी दे रहा हो, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसे करके आप समाज की भलाई कर रही हैं और लोगों के चेहरे पर कुछ स्माइल लाने के लिए पूरी भरपूर मेहनत कर रही हैं। जी मैम, मेरे अभी एक नया सैलून खुला है मैंने अभी, तो वहाँ पर मैंने अपने जो एवरी मंथ फर्स्ट ट्यूसडे को मैं सीनियर सिटीजन के लिए एक सेवा रखी हूँ। तो मेरे पास अभी 37 आंटी है, तो इतना अच्छा लगता है उनको देख के। जैसे जैसे सुबह होता है उनका मैसेज आ जाता है, बेटी हम कितने बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे, फिर मेरा फेशियल कर दोगे, अच्छा मुझे आज थोड़ा मेकअप कर दोगे। इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये चीज मुझे आइडिया आया, तो एक लेडी आई थी मेरे पास, उनको मम्मी को लेके मेरे पास छोड़ के गए थे। तो मुझे लगा आंटी अकेले बैठी है, मैं इतना बिजी हूँ, तो चलो उनको एक पेडिक्योर कर देती हूँ। तो उनको मैंने बिठा दिया पेडिक्योर में। उसके बाद मैंने बोला कि चलो आंटी है तो उनको एक फेशियल भी कर देते हैं। तो मैंने एक फेशियल कर दी। वो जब गए मुझे पकड़ के इतना रोए, फिर बोला कि कितना पैसा है। बोले आंटी क्या है, मैं तो खुशी से आपको कर रही हूँ। और वो इतना रोए, बोले कि आजकल कौन सोचता है कि बड़ों के बारे में, इतना सेवा देने के बारे में कौन सोचता है। तुमने जो किया, मेरा जो जन्म जन्मांतर की जो इच्छा थी, आज मेरा मतलब सब कुछ तुमने कर दिया। तो इतना मतलब अच्छा लगा। उस दिन मैं भी काफी रोई। उसके बाद ही मैंने 3 साल हो गया मैं उस सेवा को कंटिन्यू रखी हूँ। अभी मैंने 2 बच्चों के भी मैंने अडॉप्ट किया है। मेरे 2 बच्चे सेटल हो चुके हैं अपने लाइफ में। तो मेरा मन था 2 बच्चों को मैंने अडॉप्ट करूंगी।
तो एट लास्ट मैंने 2 बच्चा लेके आई, उनको मैं पढ़ा भी रही हूँ, उनको काम सिखा भी रही हूँ और आफ्टर 5-7 इयर्स उनकी शादी भी करूँगी। ये मेरे सबसे तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। अगली बार हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। टिल देन गुड बाय।